आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन ने सालिम अली के बारे में बताया गया है, जो कि पक्षी विशेषज्ञ थे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सांवले सपनों का महत्व। इसमें देखिए कि जैसे कृष्ण है वो वृंदावन में रासलीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था। परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला पानी देखते हैं तो महसूस करते हैं कि अभी कोई अचानक आकर बांसुरी बजाने लगेगा, संगीत का जादू पूरे बगीचे पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से रिक्त नहीं हुआ। ऐसा ही लगता है कि कृष्ण वहाँ पे अभी भी बांसुरी बजा रहे हैं। सालिम अली भी इसी तरह पक्षी जगत में समाये हुए हैं। जब भी हम पक्षियों को देखते हैं तो हमें सालिम अली का स्मरण हो ही आता है। सालिम अली का व्यक्तित्व। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, यानी 100 वर्ष पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान से उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। सालिम अली कह रहे हैं कि इनका ऐसा व्यक्तित्व था कि यह पक्षी जगत में ही रहते थे और भले ही इनकी मृत्यु हो गई कैंसर जैसी बीमारी से, लेकिन फिर भी इनकी आंखों में वही चमक थी, वही रोशनी थी कि उनकी आंखों में यही लगता था कि अभी भी ये पक्षियों की तलाश में हैं और उनके हिफाजत के प्रति पूरे समर्पित हैं। जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूरबीन वह यंत्र है जिससे दूर की वस्तुएं नज़दीक दिखाई देती हैं। तो कहते हैं कि सालिम अली हमेशा दूरबीन में ही दिखाई देते थे। हाँ, कभी से एक आध बार हमने एकांत में देखा है उनको दूरबीन के बिना। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ ऐसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, यानी निर्माण की थी। गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। कह रहे हैं कि जो सालिम अली है उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। इन्होंने काफ़ी मदद की थी जब ये पक्षियों के बारे में कुछ बताते थे और कहते थे तब। तहमीना स्कूल के दिनों में इनकी सहपाठी रही थी। आपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह उस समय तत्कालीन समय प्रधानमंत्री थे। तो कह रहे हैं सालिम अली उनसे भी मिले थे कि रेगिस्तान से जो भी हवा के झोंके आते हैं उनसे पक्षियों को भविष्य में नुकसान होगा। वे चौधरी चरण सिंह वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम हो गई थी। अब सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सीधी माटी पर उसी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनी पर जीने वाले पक्षियों का वकालत करेगा? कह रहे हैं कि न तो अब सालिम अली हैं और न ही चौधरी चरण सिंह जो उन पक्षियों के भविष्य के बारे में सोचेगा। अब देखिए लॉरेंस का संस्मरण। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। कह रहे हैं कि सालिम अली ने ये एक आत्मकथा लिखी थी, फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन
उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। कहते हैं कि जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई उसके बाद उनकी जो पत्नी थी फ्रीडा, उनको लोगों ने कहा कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो उन्होंने कहा, सालिम अली से अनुरोध किया कि आप लिखें, और सालिम अली ने लिखा। सालिम अली ने कुछ पूछा तो उन्होंने कह दिया कि मेरे से ज़्यादा जो मेरे छत के ऊपर जो गोरैया है वो बता देगी आपको। मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। कौन? वो गोरैया के बारे में बता रहे हैं। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। सालिम अली कह रहे हैं कि मेरी प्रेरणा स्रोत है वो गोरैया जो मेरी एयरगन से घायल हो गई थी। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक या स्वाभाविक। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे, यानी बहुत गहरा सागर। जो लोग उनसे प्रभावशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? धन्यवाद।